अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। फ़हम क्या है? दानाई क्या है? पहली मर्तबा साइंस ने इसका मॉडल बनाया है और ये रिसर्च दुनिया के सब बड़े-आज़म में की गई। हमारे पास 12 मुल्कों से इस रिसर्च के पीछे, इन सर्वेस के पीछे एक ही मॉडल आया है और वो मॉडल इतना सिंपल है जिसे कोई भी आदमी इख्तियार कर सकता है और वो दाना बन सकता है। क्या वो मॉडल लॉजिक्स पर बेस करता है या वो मॉडल जज्बात पर, इमोशंस पर बेस करता है? दानाई की मिसालें हमारे माजी में हमें बहुत मिलती हैं। अगर हम कुरान को देखें तो वहाँ पर हमें हकीम लुकमान का जिक्र मिलता है, जो कि अपने बच्चे को बहुत सी दानाई की बातें बताते हैं। हकीम लुकमान के बारे में ये ख्याल है कि उनका ओरिजिन इथोपियन है और वो अपने बच्चे के साथ जो कन्वर्सेशन करते हैं और उसे कुरान में जिस तरीके से बताया गया है, उसमें बहुत ही अच्छी हकायात हैं, उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें अपने बच्चे को बताई गई हैं, जो कि वैल्यूएबल लेसन्स भी हैं और साथ-साथ वो ईमान से भी ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन दानाई यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। अगर हम वेस्टर्न कल्चर में जाएँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएँ, तो वहाँ पर हमें सोक्रेटिस नज़र आते हैं, जिन्होंने सबसे पहले वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की बुनियाद रखी। बहुत बड़े फ़िलॉसफ़र हैं जो कि ग्रीस से, एथेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने सोच को बयान किया, उन्होंने एथिक्स को बयान किया और उनके बाद आने वाले उनके शागिर्दों ने भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अगर हम चाइना में जाएं तो वहां पर भी हमें एक स्कॉलर जो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, कन्फ्यूशियस। इन्हें मास्टर कॉन्ग भी कहा जाता है, इनका नाम का मतलब है मास्टर कॉन्ग। और कन्फ्यूशियस ने चाइना पर बहुत असरात छोड़े। उनकी जो फिलॉसफी है, उनका ये कहना था कि हमें पर्सनल और गवर्नमेंटल मोरालिटी पर, जस्टिस पर, काइंडनेस पर, रहमदिली पर, इंसाफ पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें इज्जत के साथ लोगों के साथ पेश आना चाहिए। और उस वक्त जब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ थीं, कन्फ्यूशियस ने कहा कि हमें इखलाकी तरबियत करनी चाहिए अपनी नेशन की और बातचीत के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। और आपको ये चीज़ें चाइना की आज की पॉलिसी का हिस्सा बनती हुई भी नज़र आती हैं। हमें दानाई के बारे में बहुत सी कहानियों के बारे में पता है, हमें अपने बुज़ुर्गों के बारे में पता है कि वो फ़हम रखते थे और बड़े मसाइल का हल बड़े आराम से निकाल लेते थे। लेकिन अब 2 साइंसदानों ने ये सोचा कि क्यों ना वो इस पर रिसर्च करें। इनमें जो लीड साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मैक्सिम रोडने। और डॉक्टर मैक्सिम जो हैं, उनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, कनाडा से। इन्होंने सोचा कि ये विज़डम का, ये फ़हम का, ये दानाई का फ़ॉर्मूला निकालेंगे और वो फ़ॉर्मूला क्या मशरक़ में और मग़रब में एक जैसा होगा या मुख्तलिफ होगा। इन्होंने 26 ऑर्गेनाइजेशन की मदद से दुनिया में 12 ममालिक में सर्वेस कराए। इनके सर्वेस को जो अम्ब्रेला दी, वो दी जियोग्राफी कंसोर्शियम ऑफ फिलॉसफी ने। इन्होंने अमेरिका में, कनाडा में, पेरू में, इक्वाडोर में, चाइना में, इंडिया में, जापान में, साउथ कोरिया में, मोरक्को में, साउथ अफ्रीका और स्लोवाकिया, ये तमाम ममालिक हैं जहां पर इन्होंने सर्वेस कराए। और जो रिसर्च रिपोर्ट इन्होंने लिखी, मैं आपको यहाँ पर उसके भी इमेजेस दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपने तफसील से पढ़नी हो तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। 2700 लोगों ने इन सर्वेज में पार्टिसिपेट किया और सबसे पहले उन्हें 10 शख्सियात की लिस्ट दी गई। ये वो शख्सियात थीं जो कि बहुत मशहूर सियासतदान भी थे, इनमें खिलाड़ी भी थे, इनमें साइंटिस्ट भी थे, इनमें वकील भी थे, इनमें डॉक्टर भी थे, बिजनेसमैन भी थे। तो मुख्तलिफ शोबों से 10 बड़े लोगों का नाम लिया गया और उनको उन शख्सियात की लिस्ट दी गई और उन्हें कहा गया कि आपके पास एक प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व करना है। अब जो सवाल उनको दिया गया, जो मसला उनको दिया गया, वो बहुत ओपन एंडेड था। यानी उसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं था, बल्कि उसके कई जवाब हो सकते हैं, उसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। और लोगों से कहा गया कि ये लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करते। लोगों ने उस पर अपनी राय दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसी स्केल को सामने रखते हुए आप बताएं कि आप इस स्केल में कहाँ पर लाई करते हैं। लोगों ने उन सर्वेज में जब हिस्सा लिया और उसके जब रिजल्ट आए तो पता चला कि 2 ऐसी चीजें हैं, 2 पिलर हैं दानाई के। जी बिल्कुल, सिर्फ दानाई के 2 पिलर हैं। उनमें जो पहला पिलर है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव ओरिएंटेशन। रिफ्लेक्टिव ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि जब आप कोई एक्शन लें, जब आप कोई एक्सपीरियंस लें, जब आप कोई प्लानिंग करें, तो उस वक्त आप पीछे होके बैठें और आप अपने काम में नक्स निकालें। क्रिटिकली आप उसको
एनालाइज करें कि मेरे काम में, मेरे बिहेवियर में जो कल मैंने किया क्लासरूम में, मेरे काम में ये जो प्लानिंग मैं कर रहा हूँ जो मैंने मुस्तकबिल के लिए करनी है, या ये जो लड़ाई हुई जिसमें एकदम मैं उठा और मैंने अब्रप्टली बात कर दी, क्या मैंने ये ठीक किया? क्या मैं इससे बेहतर तरीके से कर सकता था? आप अपने ही एक्शन को क्रिटिकली देखते हैं और आप डीप इनसाइट्स लेके आते हैं कि क्या मैं इसको इस तरीके से कर सकता था तो बेहतर नहीं था। और साथ साथ आपको ये भी एहसास होता है कि मुझे कुछ नया भी सीखना चाहिए इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। मसलन सपोज अगर आपको निगोशिएशंस नहीं आते हैं और आप एक निगोशिएशन के टेबल पर गए और बुरे तरीके से हारे, तो एक तरीका तो ये है कि आप कहें कि नहीं भाई दूसरा बहुत तेज था, या उसने पहले से सोचा हुआ था, उसको कुछ चीज़ें पहले से पता थी, मेरे साथ ज्यादती हुई। एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप दूसरे को ब्लेम दें, उन चीज़ों को ब्लेम दें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और अपने आप को बिल्कुल ठीक समझें। दानाई इसको नहीं कहते। दानाई का पहला पिलर ये कहता है कि उन चीज़ों को छोड़ दें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने ऊपर रिफ्लेक्शन करें कि क्या मुझे वहाँ पर निगोशिएशंस कैसे करनी चाहिए थी। हो सकता है आप ये सोचें कि निगोशिएशंस के लिए मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे कोई किताब पढ़नी चाहिए, मुझे इन निगोशिएशंस की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मुझे लर्निंग करनी चाहिए। ये है रिफ्लेक्शन। पहले आपने रिफ्लेक्ट किया अपने एक्शन पर, और उसके बाद आपने एक प्लान बनाया कि अच्छा मुझे इसमें बेहतर कैसे होना है, और वहाँ पर आपने डीप इंसाइट भी की और साथ कंटिन्यूअस लर्निंग भी की। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक ही प्रॉब्लम को मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, डायमेंशन से, तरीकों से देखना और ये सोचना कि इसमें क्या क्या एविडेंस है, मैं कहाँ पर गलत किया है और मैं उसको किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, मुझे फ़ौरन नहीं बोलना चाहिए था। बल्कि रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आप सुकून से सोचें, थिंकिंग करें और बड़े आराम से अपने आप को अपग्रेड करें। वो लोग जो फ़ौरन किसी चीज़ पर बोल पड़ते हैं, जिन्हें इम्पल्सिव कहा जाता है, वो दानाई से बहुत ज़्यादा दूर पाए गए हैं। और दूसरा हिस्सा है, दूसरा पिलर सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस अवेयरनेस है। इमोशनल इंटेलिजेंस इतना अहम टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इमोशंस हैं वो कहाँ पर हैं और वो किस तरीके से चेंज होते हैं, और हमने अपने इमोशन से अपने आप को, दूसरों को किस तरीके से महफूज रखना है और दूसरों के इमोशंस को कैसे समझना है। हम एक कमरे में हैं जहाँ पर 10 और लोग हैं, तो उन 10 लोगों को देख के मुझे समझ आ जाना चाहिए कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, क्या वो मुझसे नाराज़ हैं, वो खुश हैं, वो मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं, वो मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये जो अवेयरनेस है, ये जिन लोगों में होती है वो ज़्यादा दाना होते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, जिनमें रहमदिली होती है, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उन्हें ज़्यादा फ़हम हासिल होता है और वो किसी भी काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। पहली चीज़ है रिफ्लेक्शन और दूसरी है इमोशनल अवेयरनेस इंटेलिजेंस। अगर आप अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरफ चले जाए जो 2024 में हुई, जिसमें बाइडेन साहब और ट्रंप साहब ने हिस्सा लिया, तो लोगों ने बाइडेन को इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा। उन्होंने समझा कि ये काइंड है, ये ज़्यादा अच्छे इमोशन हैंडल करते हैं और समझते भी हैं, लेकिन उन्होंने बाइडेन को कम इंटेलिजेंट भी गर्दाना ट्रंप के मुकाबले में। तो यहाँ पर उनको शिकस्त हुई और उसकी बड़ी वजह यह थी कि उनकी रिफ्लेक्शन पर लोगों को सवालिया निशान था। जब लोगों से इसी सर्वे में पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि आपके पास कौन सी स्किल है, तो ज़्यादातर लोगों ने यह जवाब दिया कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं लेकिन हमारे पास रिफ्लेक्शन की स्किल नहीं है। इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो अपने एक्शंस को क्रिटिकली कभी अकेले बैठ के नहीं सोचते, ना देखते हैं, ना ही इन्हें एनालाइज करते हैं, ना ही उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग ये समझते हैं कि वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अगर हम मॉडर्न विजडम की तरफ चलें, मॉडल्स की तरफ जाएं, दानाई के जो मॉडल इस वक्त बनाए गए हैं, तो वहाँ पर भी ये रिसर्च फिट होती हुई नज़र आती है। मैं आपको एक साइंटिस्ट की तरफ लेके चलता हूँ जिनका नाम है मोनिका एडेट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखती हैं, और इन्होंने 3D विजडम मॉडल बनाया है। इनकी रिसर्च ह्यूमन डेवलपमेंट पर, विजडम पर, पर्पस इन लाइफ, वेल बीइंग, स्पिरिचुअलिटी पर होती है। इन्होंने जो मॉडल बनाया है उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कग्निशन, यानी आप किसी बात को कितना समझ पा रहे हैं। रियल टाइम में जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं तो उन्हें आप क्या परसीव कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसे कग्निशन कहा जाता है। और दूसरा हिस्सा है रिफ्लेक्शन, ये वहीं से आ गया।
रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि आपने जो एक्शन लिए, जो एक्सपीरियंस लिया या जो प्लानिंग फ्यूचर की, क्या उसके नकाइस आप खुद ढूंढ सकते हैं, आप उस पर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं और उसके साथ आप अपनी इम्प्रूवमेंट का प्लान बना सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ नक्स ही ढूंढने हैं, बल्कि उनको बेहतर करने का प्लान भी बनाना है। और तीसरा है कंपैशनेट, क्या आप दूसरों का ख्याल कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक चीज़ होती है एम्पैथी, वो होती है कि आप दूसरों की जगह अपने आप को रख के सोचें। तो हो सकता है कि एक साहब लेट आए और मैंने उनकी जगह अपने आप को रख के सोचा, तो मुझे पता चला उनका बच्चा बीमार है और उस वजह से वो लेट है। तो मैं एम्पैथेटिक तो हो गया, मैंने कहा हो बड़ा मुझे दुख हो, आपका बच्चा बीमार। लेकिन कंपैशन का मतलब ये है कि आप उनकी जगह रख के जाएं और उस बच्चे का हाल भी पूछें शाम को ऑफिस के बाद। कंपैशन का मतलब यह है कि रियल टाइम एक्शन भी लें ताकि उनको ये फील हो कि आप उनके साथ हैं। तो एम्पैथेटिक का मतलब यह है कि आपने वो फीलिंग्स ली, लेकिन कंपैशन का मतलब है कि आप रहम दिली का मुजाहरा भी करें। अब मेरा सवाल यह है कि जब हमें पता चल गया कि दानाई का फॉर्मूला क्या है, दानाई में 3 चीज़ें हैं, कग्निशन, दानाई में रिफ्लेक्शन और दानाई में कंपैशन है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को टोटल कग्निशन पढ़ाई जाती है। हम फिज़िक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, हम साइंसेस पढ़ाते हैं, हम लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं। ज़्यादा हिस्सा हम कग्निशन की तरफ लगाते हैं, हम उनको ज़हीन बनाने की तरफ जुटे हुए हैं, हम उनको नंबरों की दौड़ में हमने लगाया हुआ है, हम उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मेरिट लेने पर उकसाते रहते हैं। लेकिन क्या हम बाकी 2 पिलर्स जो हैं दानाई के, रिफ्लेक्शन, क्या बच्चों को हम ये कहते हैं कि उन्होंने ये काम क्यों किया, कैसे किया? उनके साथ बैठ के बाज़-औक़ात डिस्कशन करनी कि बेटा आपने वहाँ पर ये लड़ाई की, तो उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या वो लड़ाई आपको करनी चाहिए थी? क्या उस लड़ाई की जगह कुछ और तरीका नहीं था कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते? जब आप बच्चे के साथ बैठ के इस तरह के रिफ्लेक्टिव सेशन करेंगे तो आपके बच्चों को भी आदत होगी कि वो अपने जो एक्शंस हैं उनको सोचें, उनको बेहतर करने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद हम कंपैशन की तरफ जाते हैं। तो क्या हम बच्चों को सिर्फ रहमदिली इसलिए पढ़ाते हैं कि हमने किताबों में पढ़ानी है, या हम उनको रहमदिल बनाते भी हैं? क्या वो रहमदिली के मुज़ाहरे भी करते हैं? क्या वो लोगों की मदद भी करते हैं? ये वो चीज़ें हैं जिनमें हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पीछे है। रिसेंटली मैंने एक एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया, और मेरा स्कूल नहीं है, लेकिन मैं कुछ स्कूलों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको काउंसलिंग करता हूँ और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की एडवाइस देता हूँ। तो उसमें जो हमने स्कूल में सिस्टम अडॉप्ट किया, उनमें आपको केयरिंग नज़र आएगी। तो बच्चे की एक प्रोफाइल है, और ये आईबी लर्निंग सिस्टम है। आईबी एक मशहूर लर्निंग सिस्टम है। इसमें 10 प्रोफाइल्स होती हैं। उनमें जो प्रोफाइल है उनमें इंक्वायरर्स होते हैं, बच्चे इंक्वायरर बन के सोचते हैं, सवाल का जवाब ढूंढते हैं। फिर वो ओपन माइंडेड होते हैं, वो एक से ज़्यादा सवालों के एक सवाल का ज़्यादा जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। नॉलेजेबल होते हैं, उस चीज़ के एंड तक जाते हैं। फिर वो केयरिंग होते हैं। अब यहाँ पे कंपैशन आ गया। थिंकर्स होते हैं, कग्निशन, देखें, नॉलेज कग्निशन में है, केयरिंग कंपैशन में है, थिंकर्स अगेन कग्निशन में है। फिर वो रिस्क टेकर होते हैं, कम्युनिकेशन आती है, बैलेंस्ड होते हैं, प्रिंसिपल्ड होते हैं और रिफ्लेक्टिव होते हैं। और स्पेशली हर चीज़ के बाद बच्चों को रिफ्लेक्शन का एक पेज लिखना पड़ता है कि इस चीज़ में आपने क्या सोचा, इस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा, आपके क्या ख्यालात हैं, इन चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हमें दानाई की इस एक्सपेरिमेंट से, एक बहुत बड़ी रिसर्च से जो हमने लेना है, हमने जो फ़ायदा उठाना है, वो ये है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ये 3 चीज़ें डालें। हम अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाएं और उनको कंपैशनेट बनाएं। हम अपने बच्चों को रिफ्लेक्टिव बनाएं और उनको क्रिटिकल थिंकर बनाएं अपने एक्शंस पर। और हम अपने बच्चों की कग्निशन पर तो वैसे बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़ोर हम कग्निशन पे लगाते जा रहे हैं, लेकिन जो आने वाले दिनों में जो स्किल्स हमारे बच्चों को चाहिए वो टोटली डिफरेंट होंगी, जिस पर मैं बहुत बहस करता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि एजुकेटर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे थिंक टैंक्स देख रहे होंगे, हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, हमारे जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी कभी कभी हमारी वीडियो देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, वो भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जवान है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।